हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेनोस क्लासेस। तो आज हम 10वीं के अर्थशास्त्र का चौथा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, मतलब पार्ट 4 पढ़ेंगे, जिसमें आपका आएगा वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। अब हम इसमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे, एक बार हम उसके शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं ताकि आप पता हो कि हम इस पार्ट में जो है आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, पहली चीज़ हम लोग पढ़ेंगे वैश्वीकरण के बारे में कि वैश्वीकरण क्या होता है। दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनियां। बहुराष्ट्रीय कंपनियां। तीसरी चीज़ हम पढ़ेंगे उदारीकरण। और आखिर में पढ़ेंगे कि जो वैश्वीकरण है उसने भारतीय अर्थव्यवस्था पर उसके क्या प्रभाव पड़े, उसने क्या असर दिखाया। भारत पर वैश्वीकरण का प्रभाव मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि 4 जो टॉपिक हैं हम ये पढ़ेंगे और इन 4 टॉपिक में हम कह सकते हैं हमारा पूरा पार्ट कवर हो जाएगा। ये 4 चीज़ें वैश्वीकरण, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, उदारीकरण और भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव, ये 4 चीज़ें अभी हम पढ़ेंगे। तो पढ़ने से पहले स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ एग्जाम्पल मैं बताना चाहती हूँ। देखो, जब आप 7-8 साल के थे, मान के चलो अगर आज आप 15 साल के हो, तो जब आप छोटे थे 5-6 साल के थे, तो आपने जो गाड़ियाँ हैं, जो अगर हम सड़कों पे जो गाड़ियाँ देखते हैं वो क्या थी, कम थी। मतलब उसमें कुछ जो ब्रांड होता है ना, ब्रांड हम कहते हैं कि हाँ ये वैगन आर की है, ये टाटा की है, ये इसकी है, ये मारुति की है, तो ये ब्रांड जो थे कम थे। अब हम जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं वैसे वैसे जो गाड़ी है ना, उनके मॉडल्स आपने देखे होंगे अलग अलग आते हैं, है ना। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये कहाँ से आ रहा है। आप देखो कि ये जो फोक्सवैगन है या फिएट है, ये सारी जो कारें हैं ये बाहर के देशों की कारें हैं। बाहर भी देशों में आपने देखा होगा कि अमेरिका वगैरह जैसे देशों में हम पिक्चरों में देखते हैं, तो ये कारें हमने वहाँ पर भी चलती हुई देखी हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि भारत जो है एक साथ मतलब कैसे बना रहा है। तो ये क्या है, ये जो बाज़ार है, मतलब जो आप मार्केट में देखते हो, आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको मिलने लगी, अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स, आपको टाइप्स जो है सारे मिले। तो ये कैसे आते हैं, ये कहाँ से आते हैं और इनका उत्पादन करता कौन है, तो ये सारा का सारा आज हम पढ़ेंगे। अगर हम देखें, आपने जो वैश्वीकरण का सबसे अच्छा उदाहरण है और बाजार में, वो है आपका चीनी सामान। जो चीनी सामान है ना, तो बाज़ार में जो आपको चीज़ें मिलती हैं उसमें आपने बहुत सारे जो है वैरायटी देखी होंगी, मतलब बहुत विभिन्नता देखी होगी। एक ही चीज़ के कई तरीके, जैसे अगर आप पेंसिल ही देखो, अगर हम पेंसिल का उदाहरण लें, पहले आपने पेंसिल आती थी, किसकी आती थी, नटराज की आती थी, लाल रंग की नटराज की, मैं हिंदी में लिख देती हूँ। तो वो जो नटराज की पेंसिल आती थी, एक अप्सरा की आती थी, और भी मतलब बहुत सारे 2-3 ही थे, उन्हीं की आती थी। लेकिन अगर हम आज के टाइम पे देखें, यानी कि अगर मान के चलो मैं जब 5 वर्ष की थी तब मेरे टाइम पे ये 2 पेंसिल आती। आज अगर हम देखें तो कौन कौन सी आती, डॉम्स, अप्सरा होगी, नटराज होगी, नटराज हो गई, अप्सरा हो गई, डॉम्स हो गया, और तो पेंसिल्स के भी हैं। और अगर हम इसमें जो हम पहले एक सिक्के वाली पेंसिल आया करती थी 5 रुपए की, तो अगर हम वो पेंसिल भी देखें, अब उसमें भी अलग अलग तरीक़ों की पेंसिल आ गई। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ना, ये जो चीज़ें हैं, इनकी जो टाइप्स हैं ना, मतलब विभिन्नताएं, मतलब वेराइटीज़ जो है बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती ही चली जा रही हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम लोगों ने वैश्वीकरण को अपनाया है। अब आप बोलोगे वैश्वीकरण क्या होता है,
तो मैं एक उदाहरण देती हूँ, उदाहरण दे दिया चीनी सामान का। घर में आपकी दिवाली की लाइटें हों, या आपके पास चार्जर हो, या आपके पास कोई भी लीड हो, ये सारी की सारी जब आप उसके पीछे एक कागज़ सा लगा होता है, उस कागज़ में आप देखते हैं मेड इन चाइना लिखा होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि इंडिया में चाइनीज़ जो लोग हैं वो अगर है, मतलब लोग आ गए, 2-4 लोगों ने जो है उत्पादन करा और जो है आपको बेच दिया, नहीं। ये सामान जो है कहाँ से आता है? ये आता है चीन से। इसी तरीके से अगर हम प्रोडक्ट्स देखने जाते हैं, या अगर आप आजकल मॉल का बहुत ज़्यादा आ गया ट्रेंड में, ट्रेंड का मतलब हो गया कि आजकल जो है लोग ज़्यादातर किस चीज़ को अपना रहे हैं, तो मॉल में जाते हैं लोग, ठीक है। मॉल में अलग अलग जो ब्रांड होते हैं, जैसे नाइकी का जो है ब्रांड है, वहाँ पर लोग जाके खरीदते हैं। तो नाइकी जो है वो भारत का नहीं है, मतलब भारत में नाइकी जो है वो बना नहीं है, वो जो है विदेशों से आया है, और वो विदेश से जो लोग आते हैं वो अपना माल यहाँ बेचते हैं, हम उन्हें खरीदते हैं, और फिर वो जो चीज़ें हैं वो जो विक्रेता है आपको देते हैं, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं या जो भी लोग हैं जो सामान बेचते हैं, वो फिर उपभोक्ता को, यानी आप लोगों तक वो पहुँचाते हैं। तो ये जो सारी प्रक्रिया है, इसे ये वैश्वीकरण है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी अर्थव्यवस्था को बाकी देशों की अर्थव्यवस्था से भी जोड़ा गया है। तो अगर हम मोटे तौर पे बात करें कि वैश्वीकरण क्या हो गया, ये क्या होता है? वैश्वीकरण का मतलब अगर आसान भाषा में समझें, अपनी अर्थव्यवस्था यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था को, या अपनी जगह में लिखती हूँ, भारतीय अर्थव्यवस्था को जो है दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जब हमने जोड़ा, तो उस प्रक्रिया का नाम हो गया वैश्वीकरण। भारतीय अर्थव्यवस्था को दूसरे देशों की, एक देश नहीं बहुत सारे, यहाँ देश नहीं लिख रही, देशों लिख रही हूँ, दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था से जोड़ना। जैसे कि चीनी सामान का मैंने बताया, यानी कि जो भारत और जो चीन है, ये दोनों क्या करते हैं? आपस में व्यापार करते हैं। भारत कुछ चीज़ें अपनी चीन को बेचता है, चीन कुछ चीज़ें अपनी भारत को बेचता है ना। तो यानी कि आयात और निर्यात का जो कार्य है वो चलता रहता है दो देशों के बीच में। आयात का मतलब क्या होता है? ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो समझने के लिए हैं। आयात क्या होता है? आयात को हम बोलते हैं इंपोर्ट। मैं यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख रही हूँ ताकि थोड़ा, क्योंकि ज़्यादातर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बोलते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है इनका, हमने सुना भी होगा। अच्छा, ये लोग जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट फैक्ट्री में काम करते हैं, तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है कि जो भी माल बनाया जाता है, जैसे चीन ने कोई भी चीज़ बनाई, जैसे चीन ने एक मान के चलते एक चार्जर बनाया, और भारत में उस चार्जर की जो है मांग है, तो भारत क्या करता है? चीन से क्या करता है? वो चार्जर ले लेता है। यानी कि भारत ने चीन का सामान अपने देश में मंगाया, तो उसको बोलते हैं भारत ने जो है चीन से क्या किया? आयात किया। और भारत ने मान के चलिए कॉटन के कपड़े, है ना, या जैसे अगर हम कहते हैं कि कॉटन क्लॉथ जो है, कॉटन के जो कपड़े हैं भारत ने जो है बनाए। अब चीन में जो है कॉटन की मान के चलते हैं कि मांग ज़्यादा है, तो जो क्या है, भारत ने चीन को जो है वो सामान बेचा। यानी कि भारत ने जो है चीन को क्या करा? निर्यात किया। फिर से समझते हैं इस बात को। आयात निर्यात क्या होता है? जब भी कोई सामान या कोई भी चीज़ हम किसी दूसरे देश से अपने देश में लाते हैं, वो
होता है आयात। जैसे कि चार्जर का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, ये उदाहरण चार्जर का मैंने आपको दिया कि चीन ने चार्जर या कुछ भी लीड वगैरह कोई भी पेन बनाया और उसने भारत में उसकी ज़रूरत थी तो वो जो है भारत ने ले लिया, तो भारत ने चीन का सामान अपने देश में लाए, वो हो गया आयात की प्रक्रिया। और निर्यात में हो गया कि भारत ने कुछ सामान जो है या कोई भी चीज़ जो है, कॉटन के कपड़े हैं और भी चीज़ें हैं, वो भारत ने जो है चीन को दी, यानी कि चीन ने उस सामान को खरीदा, तो भारत की तरफ से ये हो गया निर्यात, यानी कि भारत ने उस चीज़ को जो है चीन को दे दिया और चीन के लिए वो चीज़ क्या हो जाएगी, आयात हो जाएगी। और जो निर्यात होता है उसको हम एक्सपोर्ट बोलते हैं। ये आयात निर्यात की प्रक्रिया जो है जरूर, यहाँ तो मैंने 2 देशों का उदाहरण लिया है, लेकिन जब यहाँ मैंने देशों में लिखा है तो यानी कि यहाँ पे एक देश से और भी ज़्यादा देश, यानी कि चीन से, चीन हो सकता है अमेरिका से व्यापार करे, तो अमेरिका को वो कुछ चीज़ें बेचे, अमेरिका उसे कुछ चीज़ बेचे, तो ये जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। यानी कि ये आयात निर्यात की प्रक्रिया है जो चलती रहती। कैसे, एक थोड़ा छोटा सा डायग्राम बना देती हूँ तो आसानी हो जाएगी। ये है भारत, है ना। भारत देश में जो आयात और निर्यात करता है वो करता है चीन से भी, मान के चलते हैं अलग अलग, देखो अलग अलग देशों के बारे में बात हो रही है, अमेरिका से भी करता है ना, अमेरिका से करता है, नेपाल से करता है, आसपास में पाकिस्तान हो गए और भी कई सारे देशों के साथ जो है वो व्यापार करता है। ये जो है व्यापार, भारत का जो व्यापार है, ये और भी देश हो सकते हैं, मैं बता रही हूँ अर्थव्यवस्था कैसे जुड़ती है। तो भारत ने कोई चीज़ खरीदी चीन से, चीन ने कुछ चीज़ें खरीदी भारत से, इसी तरीके से अमेरिका से भारत से, इसी तरीके से नेपाल या पाकिस्तान से। तो ये जो व्यापार है, आयात निर्यात की जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। उसी तरीके से अगर हम चीन को देखें तो चीन ने कुछ सामान भारत से, कुछ अमेरिका से, कुछ नेपाल से खरीदा, तो इन्होंने भी चीन से कुछ ना कुछ खरीदा। तो ये आयात निर्यात की प्रक्रिया जो है चलती रहती है और इसी के कारण जो है अलग अलग देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो अपने जो है देशों से जुड़ी होती है। यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था पर किस किस का असर पड़ता है, चीन का, अमेरिका का, नेपाल का और भी कई सारे देशों का। तो भारत में जो भी चीज़ें आ रही हैं वो एक ही देश की नहीं है, अलग अलग देश की। आप चीनी सामान को देखें या जो भी हम अभी अगर हम आज के चर्चित जो उदाहरण है वो है राफेल का, है ना। तो भारत ने जो है वो रूस से लिया है राफेल का सारा। तो ये जो है बताया, क्योंकि भारत क्या कर रहा है, ये राफेल उनको कोई गिफ्ट में नहीं दिया जा रहा, वो व्यापार कर रहा है, वो भारत जो है पैसे दे रहा है ना, उसको निर्यात कर रहा है, आयात कर रहा है, सॉरी। और वैश्वीकरण की प्रक्रिया जो है कब अपनाई गई थी, 1991 में। 1991 में जो है वैश्वीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई थी। हम 1991 में एक पॉलिसी आई थी जिसे हम LPG पॉलिसी बोलते हैं, LPG पॉलिसी बोलते हैं। ये थोड़ा सा मैं हिस्ट्री बता रही हूँ ताकि आपको पता हो कि ये वैश्वीकरण आया कहाँ से, इसका जो मुद्दा उठा ये कहाँ से आया और कैसे भारत ने इसे अपनाया और कब अपनाया। L का मतलब हो गया लिबरलाइजेशन, है ना, यानी कि उदारीकरण। इसका हम थोड़ा आगे चर्चा में पढ़ेंगे कि क्या होता है। P हो गया प्राइवेटाइजेशन, जिसे हम बोलते हैं निजीकरण। आप जब ये 12वीं की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे ना, मतलब अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था में, तो आपको ही पता चलेगा। G हो गया ग्लोबलाइजेशन, जिसे हम बोलते हैं वैश्वीकरण। ये थोड़ा सा मैंने बताया है कि ये जो पॉलिसी आई थी LPG पॉलिसी, उसमें ये 3 बातें कही गई थी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। अभी हम उदारीकरण का और वैश्वीकरण के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। निजीकरण आप आगे जाके दूसरी क्लासेस में पढ़ेंगे। अब वैश्वीकरण में जो सबसे सहायक जिसकी अहम भूमिका है वो होती है
बहुराष्ट्रीय कंपनियों की। किसकी होती है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां। देखो क्या होता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं और इनकी वैश्वीकरण मतलब अहम भूमिका क्यों होती है वैश्वीकरण में? क्योंकि ये कंपनियां वो कंपनियां होती हैं जिनकी शाखाएं जो हैं एक से ज़्यादा देशों में होती हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां कौन सी हैं? ये वे कंपनियां हैं, यह वे कंपनियां हैं जिनकी शाखाएं एक से ज़्यादा देशों में होती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वह कंपनियां हैं जिनकी शाखाएं एक से ज़्यादा देशों में होती हैं। अब इसका उदाहरण अगर मान के चलते हैं कि अमेरिका ने एक कंपनी बनाई, उस कंपनी का नाम रखा उन्होंने एबी कंपनी, एक एबी कंपनी बनाई और ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों को ना हम एमएनसी भी बोलते हैं। आप लोगों ने बहुत सुना होगा जैसे गुड़गांव है, गुड़गांव साइड पे एमएनसी कंपनी है। एमएनसी मतलब हो गया मल्टीनेशनल कंपनी, मल्टी हो गया बहु, नेशनल हो गया राष्ट्रीय और कंपनी तो कंपनियां ही हैं, ठीक है। तो ये मल्टीनेशनल कंपनी या बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती हैं इनकी शाखाएं जो है एक से ज़्यादा देश में होती है। जैसे मान के चलते अमेरिका एक देश है, उसने एक एबी कंपनी बनाई और ये एबी कंपनियां ने क्या करा, अमेरिका ने इन कंपनियों को कहाँ भेजा, उसने भारत में भेजी ये कंपनियां। वहाँ पर उन्होंने अपनी एक शाखाएं स्थापित कर दी, मतलब अपनी अपनी एक ब्रांच बना ली। जैसे हमारे ऑफिस की ब्रांचेस होती है ना, या स्कूल में भी हम देखते हैं कि अलग अलग ब्रांचेस हैं। जैसे कि अगर मान के चलते हैं कि एक वेंकटेश्वर स्कूल है, तो वेंकटेश्वर स्कूल की जो एक ब्रांच है वो सेक्टर 10 में भी हो सकती है, उत्तम नगर में भी हो सकती है, या द्वारका में हो सकती है, विकासपुरी में हो सकती है। तो इसी तरीके से, लेकिन वेंकटेश्वर स्कूल ही है तो एक ही ना, उसकी जो शाखाएं हैं, जो ब्रांचेज हैं वो अलग अलग है। इसी तरीके से जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं उनका ऑफिस जो है, हेड ऑफिस जो होता है और एक ही होता है, एक ही होती है, लेकिन उनकी जो ब्रांचेस हो जाती है ना वो अलग अलग देशों में जो है जाके अलग हो जाती है, मतलब अलग अलग देशों में चली जाती है। भारत में गई और यूरोप में चली गई, ठीक है। यहाँ अमेरिका की कंपनी देखो भारत में भी आई, वहाँ पे भारत में भी उन्होंने जो है अपना बिजनेस जो है बढ़ाया, यहाँ पे यूरोप में भी आए और मान के चलते पाकिस्तान में भी गई, ठीक है। और यहाँ पे हम कह सकते हैं इटली, अलग अलग देश ले लेते हैं कोई भी। तो यानी कि कंपनी किसकी है? अमेरिका की है ना। ये एक देश अमेरिका, इसने एक एबी कंपनी बनाई और ये जो है कंपनी, उसकी जो शाखाएं हैं वो भारत में भी हैं, यूरोप में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं और इटली में भी हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये ऐसी कंपनियां हैं जिनकी शाखाएं एक से ज़्यादा देश में है और ये जो उत्पादन करती है ये सिर्फ खाली अपने देश में नहीं करे। अब जब इन्होंने यहाँ कंपनी खोली है तो वो उत्पादन भारत में भी करेगी, यूरोप में भी करेगी, पाकिस्तान में भी करेगी और इटली जैसे और भी जितने भी देश हैं उनमें करेगी। अब जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं वो क्या करती हैं, कहाँ व्यापार करती हैं और उनको क्या क्या चीज़ों की जो है ज़रूरत पड़ती है व्यापार करने के लिए। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहाँ व्यापार करती हैं? देखो, बहुराष्ट्रीय कंपनियां व्यापार ऐसी जगह पे करती हैं जहाँ पर उन्हें सस्ता
माल मिल जाए, सस्ता माल मतलब कच्चा माल जो है उन्हें मिल जाए, कच्चे माल की जो उपलब्धता है वो आसानी से हो जाए, कच्चे माल की उपलब्धता। ये बहुराष्ट्रीय कंपनी वाला ना जो टॉपिक है ना, ये अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ज़्यादा वास्ट है। वास्ट का मतलब है कि बहुत ज़्यादा, आप जितना इसको पढ़ोगे आपको और अलग अलग चीज़ें मिलती रहेंगी। तो उनकी वो क्या कौन कौन सी चीज़ें जो यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ किन किन चीज़ों पर जो है, यानी कहाँ पर जो है वो कंपनियाँ बनती हैं या वो शाखाएं अपनी जो है लगाती हैं, बनाती हैं या लगाती हैं। ठीक है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ क्या क्या देखती हैं? पहला वो देखती हैं कि कच्चे माल की उपलब्धता है कि नहीं है। जो दूसरी चीज़ वो देखती है सस्ता श्रम, यानी कि जहाँ पर उसको मजदूर जो है ना, उत्पादक के कारक में पढ़ा है हमने 9th क्लास में, यानी कि सस्ता श्रम यानी कि जो मजदूर हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, वो उनको सस्ते में यानी कि थोड़ा कम रेट में मिल जाए और आसानी से मिल जाए, प्लस आसानी भी हो उनको मिलने में। तीसरी चीज़ परिवहन के साधन, परिवहन के साधन यानी कि अगर आप जैसे कच्चा माल लिया, श्रम का इस्तेमाल करके उत्पादन कर भी लेते हैं, और अब जो चीज़ आपने बनाई है उसको बाज़ार तक अगर आप लेकर जाना है तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? परिवहन का इस्तेमाल ही तो करेंगे, है ना। जो कार हैं, बस हैं, ट्रक हैं, इन सब का इस्तेमाल करेंगे। तो ये भी एक चीज़ देखते हैं। दूसरा लास्ट वाला जो है वो है बाज़ार, बाज़ार की निकटता। निकटता का मतलब हो गया कितनी पास जो है कोई बाज़ार है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है ऐसी जगह पर जो है अपनी शाखाएं स्थापित करती हैं जहां पर बाज़ार जो है सबसे निकट होता है। ये जो पॉइंट है मैंने यहाँ टिक इसलिए लगाया क्योंकि मेन पॉइंट यही है कि ये सब चीज़ें तो वो कहीं से भी उपलब्ध कर लेंगे, लेकिन बाज़ार की निकटता होना ज़्यादा ज़रूरी है। परिवहन का जो दूसरा है वो है परिवहन के साधन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जो उत्पादन है वो कैसे करेंगी, उत्पादन जो किया है उसको कैसे ले जाएंगी जब उनके पास सारे साधन उपलब्ध होंगे, परिवहन के साधन उपलब्ध होंगे। श्रम उनको सस्ता और आसानी से जो है मिल जाना चाहिए, जिससे कि उत्पादन करने में आसानी हो। कच्चा माल सबसे ज़रूरी, कोई भी आपको उत्पादन करना है, कोई भी चीज़ बनानी है, उसके लिए आपके पास कच्चा माल होना चाहिए। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन 4 चीज़ों का ध्यान रखती हैं। जहां उन्हें ये 4 चीज़ें मिलती हैं वो वहां पर अपनी शाखाएं स्थापित कर देती हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अगर मैं देखूं, या आपको पता है भारत में ये चारों चीज़ें बहुत आसानी से, क्योंकि ये विकासशील देश है। बाज़ारों में निकटता, और बाज़ार जो है यहाँ पर जो है अभी भी जो है विकास कर रहे हैं। परिवहन के साधन आसानी से मिल जाते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा जो है सस्ता श्रम मिलता है ना। तो यानी कि यहाँ पे जो लोग हैं वो मजदूरी के लिए बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे बेरोज़गारी की समस्या है, ये अलग चीज़ होगी। कहने का मतलब ये कि यहाँ पे श्रम जो लोग हैं वो बहुत आसानी से मिल जाते हैं। और भारत अपने कच्चे माल, क्योंकि यहाँ पर विविधता है तो अलग अलग तरीके के जो भी खनिज हैं, जो भी चीज़ें हैं, और जो कृषि प्रधान देश भी भारत है, तो इसीलिए यहाँ पे कच्चे माल की भी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण यही है, और यही कारण है कि आज बहुत सारी जो कंपनियाँ हैं, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ हैं, वो भारत में निवेश करना चाहती हैं, क्योंकि उनको ये चारों चीज़ें जो हैं दिखती हैं। तो अब हमारा जो टॉपिक है, मैंने आपको बताया कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं कहाँ पर जो है अपनी शाखाएं स्थापित करती हैं। उसके लिए 4 जो कंडीशंस होती हैं ना, कह सकते हैं कि 4 आवश्यक चीज़ें हैं। अगर वो वहाँ पर जो है आवश्यक चीज़ें उनकी पूरी हो रही है तो वहीं पर वो शाखाएं लगाएंगी। अगला जो टॉपिक है मेन, इस पे बात करते हैं, और इसमें जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जो है पूरा अच्छे से जो है आपकी भूमिका आ जाएगी। विश्व भर के उत्पादनों को एक दूसरे से जोड़ना, विश्व भर के उत्पादों को एक दूसरे से
जोड़ना। और उनको जोड़ने का काम कौन करती है? इनको जोड़ने का काम करती है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। जो विश्व भर के उत्पाद हैं उनको जो है जो उत्पादन होता है उनको जोड़ने का काम कौन करती है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती हैं? मान के चलिए कि एक कंपनी भारत में आती है, ठीक है, तो वो भारत के जो बाज़ार हैं वहाँ जाती है, देखती है कि लोगों की क्या ज़रूरतें हैं, क्या किन किन चीज़ों की मांग ज़्यादा है, या कौन सी ऐसी चीज़ें जो भारत में अभी तक नहीं बनाई गई और उनकी मांग बहुत है। तो ये क्या करती है, थोड़ा चालाकी से काम करती है ये कंपनियाँ। तो वो उन चीज़ों को देखती है, समझती है, फिर वो ऐसी ऐसी जगहों पर जाती है जहाँ पर वो अपना बाज़ार जो है स्थापित कर सकती है। अब जब वो सारी ज़रूरतों को समझती है और यहाँ देख लेती है कि उसे किस जगह पे व्यापार करना है, तभी वो जो है अपनी जो शाखा है, वो कंपनी है, वो वहाँ पर स्थापित करती है, मतलब वो वहाँ पर बनाती है। तो क्या होता है, जैसे वो कंपनियाँ बनाती है तो उसके 3 तरीके हो सकते हैं कि वो कैसे कैसे जो है उत्पादन करेगी, है ना। पहली चीज़ क्या होती है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती हैं, ये जो है ना स्थानीय कंपनियों को अपने साथ जोड़ लेती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो स्थानीय कंपनियां होती हैं ना, उनको जो है अपने साथ जो है जोड़ लेती है। स्थानीय कंपनी या कंपनियों को अपने साथ जोड़ लेती है। ये जो है मैं आपको तरीके बता रही हूँ कि जो उत्पादन किया जाता है, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन करती हैं, वो किन किन तरीकों से करती है, वो उनकी क्या क्या जो है प्लान होते हैं, वो किन किन योजनाओं को बनाती है जिसके द्वारा जो है वो एक देश में जो है अपना वर्चस्व स्थापित कर पाए, को अपने साथ जोड़ लेती हैं। अब आप ये बोलोगे कि मैम अच्छा जोड़ लेती तो उससे क्या फ़ायदा, हमें क्या फ़ायदा हो रहा है? अगर हम किसी के साथ, अगर कोई कंपनी जो है, भारत की कोई कंपनी जो है वो बाहर विदेश कंपनियों से जुड़ रही है, तो क्या होता है, जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थानीय कंपनी को अपने साथ जोड़ती है ना, तो क्या होता है, क्योंकि ये है बाहर की विदेश कंपनी, यहाँ की जो प्रौद्योगिकी है या जो टेक्नोलॉजी हम कहते हैं, जो प्रौद्योगिकी ये बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इनके पास अलग अलग तरीके होते हैं, क्यों? क्योंकि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां ज़्यादातर विकसित देशों में जो है पहले से ही बनी होती है, और विकसित देश का मतलब आप समझते हैं कि वहाँ पर जो प्रौद्योगिकी है और जो भी तरीके जो अपनाए जाते हैं तो वो जो है दूसरे देशों से काफ़ी अच्छे होते हैं। तो ये कंपनियाँ जब स्थानीय कंपनियों को जोड़ती है तो ये स्थानीय कंपनी को क्या देती है, नई नई टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, मतलब कि नई तकनीक जो है उनको दी जाती है, और वो उनको धन भी देती है। इन लोगों के बीच में जो है एक, हम जिसे कहते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि हम आपको जो है जोड़ेंगे, हम आपको इतने पैसे देंगे। इससे क्या होता है, कंपनी का विकास होता है, मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनी का तो हो ही रहा है, स्थानीय कंपनी का जो है विकास होता है। क्यों? क्योंकि उसे धन मिल रहा है, उसे पैसे मिल रहे हैं। अब उसे पैसे मिल रहे, ये जो पैसे हैं वो दूसरी कंपनी में लगा देगी या दूसरी कंपनी बना लेगी उससे। तो यानी कहने का मतलब ये है कि सिर्फ खाली एक ही जो कंपनी है या एक ही इंसान को इससे फ़ायदा नहीं हो रहा, उससे बहुत लोगों को फ़ायदा हो रहा है। इससे क्या होगा, रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपस में जो है ना कनेक्ट हैं, एक दूसरे से लिंक करती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती हैं, पहला तरीका क्या है, या तो वो स्थानीय कंपनियों को अपने साथ जोड़ लेती है। ये तरीका जो है आजकल सबसे ज़्यादा चल रहा है, इसलिए बहुत सारी जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं या जो हम बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, वो क्या करती हैं, जो लोकल कंपनियां होती हैं ना, स्थानीय कंपनियां होती हैं, वो उनके साथ जुड़ के अलग अलग जो है वो परियोजनाओं पर, यानी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उन पर वो काम करती है। ये होती है इनकी पहले तरीका कि वो जुड़ जाते हैं आपस में स्थानीय कंपनियों के साथ। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि ये जो है क्या करती हैं,
अगर कोई कंपनी जुड़ने से मना करती है या कुछ भी और कारण रहता है वो नहीं जुड़ पाती, तो वो क्या करती है, वो स्थानीय कंपनियों को खरीद लेती हैं। ये इनके काम करने का तरीका है। क्या करती हैं, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं ना, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं स्थानीय कंपनियों को खरीद लेती हैं। एक तो हो गया मिलके काम करना और एक होता है खरीद लेना। स्थानीय कंपनियों को खरीदना। को खरीद लेती है, खरीदना नहीं कहेंगे, हम कहेंगे खरीद लेती है, खरीद लेती है। ये उसका होता है दूसरा तरीका। पहला क्या है, या तो वो उसके साथ जुड़ जाती है स्थानीय कंपनियों के साथ, या वो स्थानीय कंपनियों को खरीद लेती है। तीसरा तरीका क्या होता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती हैं, स्थानीय कंपनियों को जो है ना वो तरीका बता देती हैं कि उन्हें क्या क्या उत्पाद करना है, मतलब क्या क्या उत्पादित करना है, यानी क्या क्या चीज़ें बनानी है। और जो स्थानीय कंपनियां होती हैं वो उनको उत्पाद जो है ऑर्डर देती है ना। उत्पाद बनाने के लिए जो है ऑर्डर दिया जाता है, प्रोडक्ट्स बनाने के लिए ऑर्डर देते हैं। यानी कि यहाँ पे जो स्थानीय कंपनियां होती हैं, जो स्थानीय कंपनियां हैं स्थानीय कंपनी को ऑर्डर दिया जाता है ना, जो ऑर्डर है वो देते हैं। अगर वो किसी कंपनी के साथ मिलके काम नहीं करे तो वो उसको जो है ऑर्डर दे देती है। वो कंपनी जो है, जो स्थानीय कंपनी है, वो क्या करती है, उन ऑर्डर को पूरा कर देती है और फिर वही ऑर्डर जो है वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बेच देती है। ये भी इनकी काम करने का अलग अलग तरीका होता है। तो ये 3 तरीके हैं, ये दूसरा तरीका था और ये तीसरा है। तो इन तरीकों से जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है वो जो है उत्पादन करती है। तो क्या इसके उत्पादन से क्या होता है कि जो अमेरिका में जो सामान बिकता है या अफ्रीका में जो सामान बिकता है, वो सामान सिर्फ खाली यहाँ ही वहाँ उन देशों में ही नहीं, भारत के देशों में भी, यानी कि जो बाजार है, बाजारों का क्या हो गया, एकीकरण हो गया। क्या हो गया, तो वैश्वीकरण क्या हो गया। वैश्वीकरण को अगर हम, जैसे मैंने कहा कि अर्थव्यवस्था को जोड़ना है, ऐसी वैश्वीकरण का दूसरा मतलब है बाजारों का एकीकरण। बाजारों का एकीकरण, क्योंकि यहाँ पे जितने भी बाजार हैं, जितने भी देशों के बाजार हैं, वो एक दूसरे से जो है जुड़ जाते हैं। जितने भी देशों से जो है जुड़ जाते हैं। ये भारत है, ये अफ्रीका, ये अमेरिका, ये हम फ्रांस कह लेते हैं। अमेरिका जो भी चीज़ बना रहा है वो यहाँ पर भी, इस बाज़ार में भी बेचता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। उसी तरीके से भारत कोई भी चीज़ जो उत्पादित करता है तो वो यहाँ पर भी, हर जगह। कहने का मतलब ये जो एरो है ये घिचपिच इसलिए हो जाएगी क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये सब आपस में एक दूसरे से क्या हो गए हैं, संबंधित हो गए। ये सब आपस में एक दूसरे से संबंधित है। तो इस चीज़ का जो है हम लोगों ने ध्यान रखना है और यही चीज़ हमें बताई गई है कि बाज़ारों का एकीकरण जो है वो कैसे मुमकिन हो पाया है। कौन सी ऐसी पॉलिसी आई थी, वो है वैश्वीकरण की जो नीति है वो आई थी, जो पॉलिसी आई थी, जिससे बाज़ारों का एकीकरण हो पाया है। एक चीज़ और, अब हमने वैश्वीकरण का थोड़ा सा जो है टॉपिक पढ़ा है, एक चीज़ और बात करते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है ना, कोई भी सरकार जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी को अपने देश में आने ही क्यों देती है? क्यों आने देना है, क्यों ऐसा? एक तो नीति है वो तो पता है, लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियां जब देश में आती हैं तो उससे हमारे देश को क्या फ़ायदा हो रहा है? यानी कि अब हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों के फ़ायदे पढ़ेंगे। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के फ़ायदे, देखो क्या क्या फ़ायदे होंगे।
पहला फ़ायदा, जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां आती हैं यहाँ पर जो है अपनी शाखाएं स्थापित करती हैं, कंपनी बनाती हैं, उससे क्या होता है, रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। बहुत आसान। ये कुछ कुछ चीज़ें ना आप खुद भी सोच सकते हो, अच्छा अगर कोई कंपनी लगाई है तो उसमें क्या होगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे। दूसरा क्या होता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है सबसे ज़्यादा ध्यान देती हैं अपने विज्ञापनों पर, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों ने ये जो भी मैकडॉनल्ड्स वगैरह के आप जो भी आप एडवर्टीजमेंट, जो भी आप विज्ञापन देखते हो, तो ये आज जो विज्ञापनों का ये जो क्षेत्र है ये इतना जो है व्यापक क्यों हो गया है, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जब आने लगी हैं भारत में या अन्य देशों में, तो इनका जो मेन मुद्दा होता है, वो जो उत्पादक तो कर लेती हैं, वो सबसे ज़्यादा ध्यान देती हैं अपने विज्ञापनों पर। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का क्या होता है, एक तो वो विज्ञापन पर यानी कि एडवर्टीजमेंट पर, और दूसरा सेवाओं पर। जितनी ज़्यादा सेवाएं वो लोगों तक पहुंचाती है, लोग उतनी ही ज़्यादा उसकी चीज़ें खरीदते हैं, है ना। तो इससे जो सेवाओं का क्षेत्र है ना, जिसे हम तृतीय क्षेत्र भी कहते हैं, सेवाओं के क्षेत्र में जो है वो बढ़ोतरी हुई है। जो सेवाओं के क्षेत्र हैं उसमें क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। सेवाओं के क्षेत्र में बढ़ोतरी। तीसरी चीज क्या हुई है, निवेश जो है, जो विदेशी निवेश है ना, वो बहुत बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि जो भी शर्तें वो कहते हैं कि हमें चाहिए, कच्चा माल चाहिए, परिवहन चाहिए, सस्ता श्रम चाहिए, ये सब भारत में मिलता है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी के जो है भारत में जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के फ़ायदे क्या हैं कि वो रोज़गार के अवसर तो लाती है। ये मैं भारत के संदर्भ में बात कर रही हूँ। या हम कह सकते हैं कि आप बहुराष्ट्रीय कंपनियों के फ़ायदे क्या होते हैं, एक तो रोज़गार के अवसर, सेवाओं के क्षेत्र में बढ़ोतरी होती है, विदेशी निवेश में भी बढ़ोतरी होती है। देशों के बीच परस्पर संबंध और एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। अब एक बार देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। हम लोगों ने वैश्वीकरण पढ़ा, वैश्वीकरण के बाद हम लोगों ने पढ़ा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं, ठीक है। और बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं वो किसी भी देश में जो है अपनी शाखाएं कब लगाती हैं, उसके लिए कुछ शर्तें थी, वो हमने पढ़ ली हैं। कुछ कंडीशन कह सकते हैं, वो हमने पढ़ ली। इसमें हमने उनकी जो आवश्यकताएं थी या जो शर्तें थी वो हम लोगों ने पढ़ ली। और हमने क्या पढ़ा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां कार्य कैसे करती हैं। इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। जब हमने कार्यों के बारे में पढ़ा तो हमने उसमें 3 चीज़ें पढ़ी थी कि या तो वो स्थानीय कंपनियों के साथ मिल जाती है, या वो स्थानीय कंपनियों को खरीद लेती है, या स्थानीय कंपनियों को ऑर्डर देती है। क्या होता है, जब वो स्थानीय कंपनियों को ऑर्डर देती है तो वो क्या करती है, अपना जो ब्रांड होता है ना, जिसे उसमें कोई भी, ब्रांड का मतलब होता है कोई भी जो उत्पादन बना है उसे नाम देना। जैसे मान के चलिए मैंने ये मार्कर बनाया है, तो मैं इस मार्कर का क्या नाम दे सकती हूँ, मैं इसे लिख सकती हूँ वाइट मार्कर, है ना, एक्स वाइट मार्कर। तो एक्स वाइट मार्कर जो है वो इस मार्कर का नाम है जो मैंने बनाया है। अब आप बोलोगे कि मैम ऐसे नाम देने की क्या ज़रूरत है, मार्कर तो मार्कर ही होता है। क्या होता है, जब हम मार्कर को या किसी भी ये मार्कर की बात कर रही हूँ मैं, अगर हम कोई भी हमने चीज़ बनाई, किसी भी चीज़ का उत्पादन किया, हमने वो चीज़ बनाई, हम जब तक उसे नाम नहीं देंगे और जब हम तब तक हम उसे बाज़ार में बेचेंगे कैसे, हम क्या कह के बेचेंगे उस चीज़ को, है ना। तो नाम जो है, ब्रांड कुछ नहीं होता। ब्रांड क्या होता है, या ये हो गया ब्रांड, में इंग्लिश में लिख लूँ, या जिसे हम ब्रांड बोलते हैं,
होता कुछ नहीं है दरअसल में, वो एक नाम होता है किसका, जो वस्तु जो है उसका एक नाम होता है। जैसे हम कहते हैं कि बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे हम कहते हैं डेनिम जीन्स, है ना। तो ये डेनिम की जो जीन्स आती है, तो अगर आप बाज़ार में कभी भी जो है जीन्स लेने जब जाते हैं तो आप उसको बोलते हैं भैया डेनिम की जीन्स दिखाना, तो जीन्स तो जीन्स ही होती है ना, आप कोई भी खरीद लो, लेकिन आप डेनिम क्यों बोलते हो? क्योंकि डेनिम जो है ना एक नाम है, उस नाम से जो है आपको आसानी होती है चीज़ों को पहचानने में। आपको चीज़ों को अगर अलग करना हो तो जो नाम होता है, जो ब्रांड होता है, वो उसको अलग करने में मदद करता है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें जो मैंने बताई है। तो स्थानीय जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है वो क्या करती हैं, जो भी वो चीज़ का उत्पादन करती हैं उसको एक नाम दे देती हैं, फिर उसी वो जब वो चीज़ बनाते हैं तो वो उस चीज़ का जो नाम दिया होता है वो जो है अलग अलग देशों में जाके जब उसका उत्पादन करते हैं, उसको बेचते हैं, तो वो जो नाम है ऐसा नहीं है कि वो भारत की डेनिम जीन्स हो जाएगी या अमेरिका की डेनिम जीन्स हो जाएगी, नहीं, डेनिम जीन्स ही रहेगी। तो जो उसका नाम होता है वो उसी नाम से वो चीज़ें बिकती हैं, और उसी को हम बोलते हैं कि ये ब्रांड है। ब्रांड कुछ नहीं होता, ब्रांड होता है जब हम किसी भी चीज़ को कोई नाम दे देते हैं और वो नाम जो है मशहूर हो जाता है, और वही नाम जो है उसी के नाम से वो बाकी चीज़ें जो है बिकती हैं, और वो जो है देश दर देश जो है वो चेंज नहीं होती, बदलती बिल्कुल भी नहीं है। तो हमने वैश्वीकरण पढ़ा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां पढ़ ली, उनकी शर्तें पढ़ ली, कैसे वो काम करती हैं वो पढ़ लिया, और जो ब्रांड होता है वो कैसे आता है परिभाषा पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे उदारीकरण, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रभाव। उदारीकरण क्या होता है? अब मान के चलिए 1991 से पहले जब ये नीति नहीं आई थी, ये जो पॉलिसी नहीं आई थी, तो क्या था कि जो भारत में जो कंपनियां थी ना, वो जो है बाहर जो है दूसरे देश में जो है व्यापार करने नहीं जा सकती थी। उन पर ना बड़े प्रतिबंध लगाए जाते थे, बहुत अंकुश लगाए जाते थे, वो जो है व्यापार करने नहीं जा पाती थी। और कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां ही थी, तो उनको पहले सरकार से जो है कैसे परमिशन, जो इजाज़त होती है वो लेनी पड़ती थी। अगर सरकार मान जाती थी और उन्हें परमिशन दे देती थी, तभी वो जो है दूसरे देश में जाके जो है अपने माल को या जो भी उन्होंने चीज़ बनाई है वो उसको बेचती थी। लेकिन क्या हुआ, 1991 में उदारीकरण जो है, उदारीकरण की भी नीति आई। उदारीकरण की नीति में क्या था, इसका मतलब था कि जो सरकार ने जो प्रतिबंध लगाए हुए, जो अंकुश लगाए हुए हैं व्यापार करने के लिए, उनको हटा देना। एकदम से सारा नहीं हटाना, कुछ कुछ जो अंकुश हटा देना। जैसे कि क्या होता था, जब कोई कंपनी व्यापार करने दूसरे देश में जाती थी तो वीज़ा वगैरह मिलने में बहुत दिक्कत होती थी, बहुत परेशानियां होती थी, उनको बहुत सारे कागजी कार्रवाई जो भी चीज़ें होती हैं करनी पड़ती थी। इसी कारण जो है लोग जो हैं वो बाहर जाके अपना जो है चीज़ें नहीं बेच पाते, तो उन्हें मुनाफा बहुत कम होता था। लेकिन सरकार ने क्या करा, उदारीकरण की जो नीति है वो अपनाई, और उसमें जो सरकार द्वारा जो प्रतिबंध लगाए हुए थे उनमें ढील आ गई। यानी कि सरकार द्वारा जो यहाँ पे प्रतिबंध लगाए हुए थे, सरकार द्वारा प्रतिबंधों को हटाना, यानी कि जो प्रतिबंध लगाए हुए थे उनको हटाना, इसी प्रक्रिया को हम उदारीकरण कहते हैं। अच्छा, सरकार जो है वो प्रतिबंध क्यों हटाए, क्यों भाई वो जो है जो परमिशन है वो दे लोगों को कि जाओ आप दूसरे देशों में जाओ, या दूसरे देशों को भी जो है परमिशन दे, आप हमारे देश में आइए और व्यापार करिए और अपनी चीज़ों को बेचिए, मुनाफा भी कमाइए। क्यों करती है? ताकि उदारीकरण की प्रक्रिया क्यों अपनाई गई, ताकि अब जो आर्थिक विकास है देश का, जो भारत का आर्थिक विकास है वो ज़्यादा हो, मतलब जिस दर से वो हो रहा है उससे ज़्यादा दर से आर्थिक विकास ज़्यादा हो, इसीलिए सरकार ने उदारीकरण की नीति को अपनाया था। और ये भी नीति कब आई थी, मैंने आपको पहले बताया था शुरू में, 1991 में। उदारीकरण में अच्छा क्या होता है, एक बात बताती हूँ। उदारीकरण में जैसे सरकार जो है प्रतिबंधों को हटा देती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे प्रतिबंधों को हटा देती है, ऐसे तो फिर सारे लोग एक दूसरे बाहर जाएंगे आएंगे आ रहे, तो इससे जो है क्या होता है, एक जो
फ्लो होता है वो टूट जाता है। तो जो प्रतिबंध होते हैं ना, जो सरकार जो प्रतिबंध लगाती है, वो कुछ प्रतिबंध लगाना यानी कि रूल्स जो हैं, जैसे हम अपने घर में भी देखो जो है रूल्स दिए जाते हैं। पापा कहते हैं कि 10 बजे के बाद जो है बाहर नहीं जाना, 7 बजे से पहले घर आ जाना है, ज़्यादा काम नहीं करना, इससे बात नहीं करनी, उससे बात नहीं करनी, ऐसे कपड़े नहीं, वैसे कपड़े। तो ये जो रूल्स जो बनाए जाते हैं, देखो कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, इसीलिए उदारीकरण में जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जो रूल्स जो नियम जो है सरकार ने बनाए हैं, तो वो सारे नहीं हटाती है, वो कुछ ऐसे जो प्रतिबंध है वो लगा के रखती है ताकि जिससे जो है आर्थिक विकास में कोई भी बाधा ना आए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि सरकार जो है वो जब प्रतिबंध लगाती है, तो प्रतिबंध में क्या क्या चीज़ें आती है, सरकार ये देखती है कि कौन सी कंपनी आएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी कंपनियां अच्छी नहीं होती हैं, उनके उत्पाद अच्छे नहीं होते या वो फ्रॉड भी निकल सकती हैं। तो सरकार जो है कंपनियों का चयन भी करती है। तो कौन सी कंपनी और कौन सा उत्पाद जो है वो निर्यात होगा या आयात होगा, है ना। कौन सा उत्पाद या जो वस्तु है, वस्तुओं का आयात निर्यात होगा, ये वस्तुओं का आयात निर्यात होगा, ये सब भी कौन तय करता है, ये सब सरकार तय करती है। और कुछ कुछ नियम जो हैं, जब कोई भी कंपनी जो है एक देश से दूसरे देश में व्यापार करने जाती है, तो उनको कुछ सरकार जो है उन पर भी कुछ नियम लगाती है और उनको उन नियमों के अनुरूप ही सारे कार्य करने होते हैं। वहीं पे जैसे भी वो नियम बताए जाते हैं उसके अनुरूप ही वो सारे कार्य करती है। तो सरकार क्या करती है कि कौन सी कंपनी जो है भारत में आएगी या भारत से बाहर जाएगी, और कौन से उत्पाद या वस्तुओं का जो है आयात निर्यात होगा, ये सब जो है सरकार तय करती है। कौन तय करती है? सरकार तय करती है। उदारीकरण की प्रक्रिया में बस यही आएगा कि आपसे इसकी जो है परिभाषा पूछ लेंगे और पूछ लेंगे कि उदारीकरण से क्या हुआ। तो उदारीकरण का जो मेन कह सकते हैं पॉइंट है वो ये है कि आर्थिक विकास बहुत ज़्यादा हुआ है और जो देशों के बीच में परस्पर संबंध है और जो प्रतिबंध है वो हटा दिए गए हैं, जिससे आर्थिक विकास ज़्यादा हो रहा है। लोगों में और लोग जो उत्पाद है, उत्पादों में क्या हो रहा है, प्रतिस्पर्धा भी बढ़ रही है ना। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन बढ़ रहा है, क्योंकि एक कंपनी भारत से कोई कंपनी गई, वो भी जो है दवाइयाँ बनाती है, अफ्रीका से भी कोई कंपनी वो भी दवाई, तो किसकी दवाई ज़्यादा अच्छी है, तो ये प्रतिस्पर्धा जो है दोनों में लगी रहती है, कितने दाम पर बेच रहे। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये सब जो है प्रतिस्पर्धा को बढ़ाती हैं। लास्ट पॉइंट हम देखेंगे वो है हमारा वैश्वीकरण के फायदे। यानी कि भारत में जो वैश्वीकरण की नीति जब अपनाई गई और आज उसको अपनाए हुए भी मेरे ख्याल से 28-29 साल हो गए या 30 साल से ज़्यादा, 30 साल मतलब 20 साल से तो ज़्यादा ही हो गए। 91 के बाद से अगर आप गिने तो 30 साल तो हो ही गए। तो उससे जो है वैश्वीकरण की प्रक्रिया से हमें क्या फ़ायदा हुआ, उसकी जो नीति है उससे हमें क्या फ़ायदा आया। तो भारत में जो वैश्वीकरण आया, भारत में जो वैश्वीकरण आया उसके लाभ, भारत में वैश्वीकरण से लाभ। तो क्या क्या लाभ आए एक बार हम उसको जो है पढ़ेंगे। तो कौन कौन से लाभ हैं? पहला, रोजगार, क्योंकि जब भारत में कंपनियां जो है भारत में आने लगी तो क्या हुआ, रोजगार के अवसर आने लगे, बढ़ने लगे, रोजगार के अवसर बढ़े। दूसरी चीज़, जो
बहुराष्ट्रीय कंपनियां जब आती हैं तो जो वो उत्पादन करती हैं तो उससे रोज़गार के अवसर तो बड़े ही बड़े, साथ साथ में क्या हुआ कि जब वो चीज़ें बनाती है ना यहाँ पर, तो उसको बेचने के लिए किसका इस्तेमाल करती है? सेवाओं के जो क्षेत्र है ना, हमने तीसरे क्षेत्र में पढ़ा था अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, तो तीसरे क्षेत्र में जो है सारी सेवाएं आती है, बैंकिंग आता है, ये सब चीज़ें आती हैं। तो इन सब चीज़ों में जो है बढ़ोतरी हुई, यानी कि सेवाओं के क्षेत्रों में भी क्या हुई? सेवाओं क्षेत्रों में, ये सेवाओं क्षेत्र में बढ़ोतरी। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जो मेन जो हम कह सकते हैं ना उद्देश्य होता है, वो लाभ कमाना तो होता ही होता है, साथ ही साथ वो ऐसा लाभ तो कमाती ही है, साथ साथ वो क्या करती है, वो जो है अपने उपभोक्ताओं को या जो भी सी चीज़ें खरीदते हैं वो उन्हें इतनी सेवाएं प्रदान कराती है जिससे हम उसके आदी हो जाते हैं। तो सेवाओं क्षेत्र का जो है बहुत महत्व है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए। तीसरी चीज़ क्या है, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां आती हैं तो क्या होता है कि वो यहाँ निवेश करती हैं, है ना, तो उससे क्या होता है, विदेशी निवेशों में बढ़ोतरी, है ना। तो यह हम निवेश ही लिख लेते हैं, खाली निवेश में अपने आप ही वो आ जाएगा, सारी बात उसमें आ जाएगी कि निवेशों में बढ़ोतरी। ये सारे लाभ और हानि आपसे पूछे जा सकते हैं कि भारत में वैश्वीकरण का जो प्रभाव है ना, प्रभाव का मतलब वही बात करेगी कि उसके जो है क्या लाभ है, उससे प्रभाव का मतलब कि उससे क्या अच्छी चीज़ें हुई और क्या बुरी चीज़ें हुई। अब देखो, रोजगार के अवसर बढ़ गए, सेवाओं क्षेत्रों में बढ़ोतरी हुई, निवेशों में बढ़ोतरी हुई, और क्या हुआ, नई तकनीक आई। नई तकनीक, नई तकनीकी जो है आई। पांचवा क्या हुआ, वैश्वीकरण के कारण जो भारतीय कंपनियां थी ना, भारतीय कंपनियों को प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिला, भारतीय कंपनियों को प्रतिस्पर्धा का मौका मिला। अब भारतीय कंपनियां कौन कौन सी हैं, जो मल्टीनेशनल यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी हैं, जैसे टाटा का भी है, और रेनबैक्सीन जो है सबसे फेमस हम सुनते हैं, ये सारी की सारी जो है ये बहुराष्ट्रीय कंपनी में आती है। 2 कंपनियां हैं, रेनबैक्सीन का तो बहुत नाम सुना है। भारतीय कंपनियों को प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिला, साथ ही साथ नई तकनीकी हो गई, भारतीय प्रतिस्पर्धा का मौका मिला, और बस हम यही लिखेंगे अभी फिलहाल कि उनको जो है भारतीय कंपनियों को प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिला, रोजगार के अवसर बढ़े, सेवाओं क्षेत्रों में बढ़ोतरी हुई, निवेशों में बढ़ोतरी हुई, ये सब चीज़ें आएंगी। और दूसरी चीज़ हम लिख सकते हैं, दो लाभ और लिख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जो भी है, उसमें विभिन्नता आई है। विभिन्नता के कारण क्या हुआ है, जो उपभोक्ता संस्कृति है, यानी कि उपभोक्ताओं को फायदा कैसे हुआ, उपभोक्ताओं को फायदे से क्या हुआ, उनके पास जो है वैकल्पिक जो है ज़्यादा, यानी कि उनके पास विभिन्न जो चीज़ें हैं, उनके जो विकल्प हैं वो ज़्यादा आ गए हैं, यानी कि
यानी कि कह सकते हैं कि आज हमारे पास अगर हम जीन्स भी खरीदने जाते हैं तो अलग अलग जो है ब्रांड की जो हम जीन्स खरीदते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले तो एक दो ही जो चीज़ ब्रांड्स थे हम उनके बारे में ही जानते थे, लेकिन आज जो है विभिन्नता, यानी कि यहाँ पर विकल्प जो है, वैकल्पिक नहीं, विकल्प जो है वो क्या हो गए हैं, ज़्यादा है। किसके पास? उपभोक्ता, यानी कि जो कंज्यूमर है, जो खरीदता है चीज़ों को। तीसरा, मानव पूंजी का निर्माण। अच्छा, मानव पूंजी का निर्माण कैसे हुआ? मानव पूंजी का निर्माण कैसे हुआ? जब बाहर के लोगों ने निवेश करना शुरू करा तो निवेश से क्या हुआ, और उन्हें जो निवेशों से जो पैसा आया वो सरकार ने शिक्षा पर, प्रशिक्षण पर और भी स्वास्थ्य संबंधित जो भी चीज़ें हैं उन पर लगाना शुरू करा, तो उससे मानव पूंजी का निर्माण हुआ। तो लोग जो है जब वो काम करने के लिए, जब रोजगार के अवसर बढ़े, वो काम करने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों में गए, तो उससे उनके ज्ञान और कौशल जो है बढ़ा, है ना। तो ये मानव पूंजी निर्माण ही हम इसमें लिख सकते हैं। ये हो गए भारत में वैश्वीकरण से लाभ, यानी कि वैश्वीकरण का जो प्रभाव है वो हमने लाभ वाला, मतलब हमने अच्छी जो बातें हैं वो हमने देख ली। अब हम थोड़ी बुरी बातें भी देखेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि अगर किसी चीज़ का लाभ है तो उसकी हानियाँ भी होंगी। तो उसकी हानियाँ क्या हो सकती हैं? यानी कि वैश्वीकरण से हानियाँ क्या होती है? पहला, अब जब भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियां आती हैं, वैश्वीकरण हुआ, नए नए उत्पाद आने लगे, इससे क्या हुआ, जो लघु उद्योग है ना, जो हम कह सकते हैं जो लघु उद्योग है ना, लघु उद्योगों में क्या आने लगी? गिरावट। क्यों? क्योंकि जो बाहर से बड़ी कंपनियां जो आती हैं, ये मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुराष्ट्रीय कंपनी, ये थोड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो वो क्या करती है, जो भी चीज़ बनाती हैं वो थोड़ी सस्ती करती है। सस्ती करने से क्या होता है, जो हम लोग होते हैं वो क्या करते हैं, हम उनसे ज़्यादा सामान खरीदते हैं। तो जो छोटी कंपनियाँ, लघु उद्योग जो होते हैं, जो भी छोटी कंपनियाँ हैं, वो क्या होती हैं, वो अपना सामान उतना बेच नहीं पाती। या कुछ ऐसे, जैसे पहले होता था कि पापड़ बनाने के लिए घर में जो है लोग जो है काम करते थे, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ लगाई जाती थी। लेकिन अगर कोई बाहर से कंपनी आती है और उसने पापड़ का बहुत बड़ा उत्पादन कर, मतलब जो है कंपनी लगा दिया, सेटअप कर दिया, अच्छे से सब कुछ कर दिया, और उसके बाद वो व्यापार करने लगी, और वो जो पापड़ बनाएगी या जो भी चीज़ बनाएगी उसको जो है वो सस्ते में बेचेगी, तो इससे हम कह सकते हैं कि उनको जो है बहुत ज़्यादा नुकसान जो है झेलना पड़ सकता है। दूसरा, यहाँ पे कुछ नीतियाँ जो होती हैं, वैश्वीकरण का एक सबसे बड़ी हानि ये है कि जो कुछ नीतियाँ होती हैं वो केवल विकसित देशों के हित में करी जाती हैं। कुछ नीतियाँ केवल धनी और विकसित लोगों के लिए ही बनी होती हैं। वैश्वीकरण से सबको जो है फायदा नहीं हुआ है। बहुत छोटे लोग हैं, जो हथकरघा लोग, जो हाथ से काम करते हैं, बुनाई कढ़ाई, ये सारे जो काम करते हैं, अब फैक्ट्रियाँ लग गई हैं, मशीनों से काम होने लगा तो उनको दिक्कत होने लगी, तो उनका जो काम है वो बिल्कुल ठप हो गया है। इसीलिए जो हम कह सकते हैं कि कुछ जो नीतियाँ हैं, वो केवल धनी और व्यापारी लोगों के हित में होती है। यानी कि सरकार जो है कुछ नीतियां ऐसी बनाती है जो थोड़ी सी धनी और व्यापारी लोगों के हित में होती हैं, जिससे ये बाकी जो बची हुई छोटी छोटी कंपनियां हैं उनका जो है वो विकास नहीं हो पाता, होती। तीसरा,
अब हम लोगों ने पढ़ा कि लघु उद्योगों में गिरावट आती है, नीतियों जो नीतियाँ होती हैं वो केवल धनी और व्यापारी लोगों के हित में होती हैं। और अगर हम तीसरी की बात करें तो असंगठित क्षेत्रों में जो है बहुत बढ़ावा हुआ है। तो ये 2-3 हानियाँ हैं, ये वैश्वीकरण के कारण हुई हैं कि उद्योगों में गिरावट आई है और जो व्यापारी हैं उनके हितों में कुछ नीतियाँ बनाई जाती हैं। असंगठित क्षेत्रों में भी जो है बढ़ावा सबसे ज़्यादा हो गया, अनियमित जो है लोग हैं, क्योंकि सारा जो है आधे से ज़्यादा जो कंपनियाँ हैं वो निजी कंपनियाँ हैं, जिसके कारण निजीकरण थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है और सिर्फ आज के लिए इतना ही। थैंक यू।